अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिम मिर्ज़ा नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है जब उन्होंने ये कहा कि जिसको जेल नहीं जाना होता तो वो सियासत में क्यों आता है। और हमारे यहाँ तो ये रविश ही है, हमारे यहाँ तो ये रिवायत ही है कि जो जितनी दफा जेल जाता है वो उतना बड़ा लीडर बन जाता है। इसलिए जरदारी साहब 50 दफा गिनवाते हैं कि मैंने 12 साल 14 साल जेल काटी है। लेकिन बहरहाल अगर हम यहाँ पर बात करें पीडीएम की तो इंतहाई बदएतमादी है। कोई एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी जिसने वक्त मांगा था इस्तीफों पर फैसला करने के लिए, अब उसने कहा है कि 4 अप्रैल को हम मुशावरती इजलास उन्होंने बुलाया है, उसमें हम फैसला करेंगे कि इस्तीफों का क्या करना है, आया कि इस्तीफे देने हैं या इस्तीफे नहीं देने। दूसरी तरफ जो आज राब्ता हुआ है मौलाना साहब का नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी साथ आती है तो ठीक है, वरना ये जो 9 जमातें हैं ये लाएअमल तय करेंगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी ये कहा है, उनका कहना है कि हमें पीडीएम से किसी किस्म का खतरा नहीं है, अपोजिशन जो कर रही है उसको करने दें। उन्होंने कहा कि अवाम उनको 5 साल का मैंडेट देती है और 5 साल बाद उनका हिसाब लिया जाए कि आया उन्होंने डिलीवर किया या उन्होंने डिलीवर नहीं किया। लेकिन असल जो सियासत है वो सब पीडीएम के दरमियान घूम रही है या पीडीएम पे डिपेंड करती है। पीडीएम या पीपल्स पार्टी माइनस पीडीएम मुस्तकबिल क्या होगा और पीडीएम किस तरह से आगे इस तरह से चल सकती है। क्या 90 की दिहाई की सियासत वापस आ जाएगी? क्योंकि राजा जफर उल हक जैसे सीनियर सियासतदान भी अब ये कहने पे मजबूर हो गए कि हमारे पास कौमी असेंबली में सीट ज्यादा थी, उसके बावजूद हमने गिलानी को वोट दिया, तो पीपल्स पार्टी को तो कुछ न कुछ हासिल हुआ, बाकी जमातें अभी खाली हाथ बैठी हैं। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। कामरान बंगर साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम इंफॉर्मेशन एंड हायर एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम कामरान बंगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सेनेटर गौस न्याजी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। कुछ ही देर में असद खरल साहब भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनसे भी हम बात करेंगे। कामरान बंगर साहब, पीडीएम माइनस पीपल्स पार्टी कैसे चलेगी, नहीं चलेगी? देखें नादिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। मेरे ख्याल से मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर मेरी निगाह है। मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम विद पीपल्स पार्टी या विदाउट पीपल्स पार्टी, हम ये पहले दिन से कह रहे थे कि इनका सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं है। ये एक गैर फितरी अलायंस है और उसकी वजूहात हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस के इख्तिलाफात जो बिल्कुल डीप रूटेड हैं, वो वर्कर्स तक जा चुके हैं। इनके जो अगर पख्तूनख्वा की अगर मैं आपको बात करूं तो पख्तूनख्वा में इनकी जो कोलिशन जमातें हैं, जो नेशनल पार्टी है इनके साथ, जो यहाँ पे जेयूआई है, इनकी एक हिस्ट्री रह चुकी है आपस में। नेशनल पार्टी ने अभी नौशहरा के इलेक्शन में आपने देख लिया कि उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। नेशनल पार्टी ने ही सेनेट के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उसको जितवा भी दिया। यहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात करें तो नेशनल लेवल पे आप अगर देख लें, जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के आपस के एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स, या शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स, इवन मरियम नवाज और बिलावल जरदारी के आपस के स्टेटमेंट्स, और इनका जो ये झगड़ा है वो बहुत पुराना है। और ये एक दूसरे के साथ जो इनका इकट्ठ हुआ, हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये एक तो गैर फितरी अलायंस है। दूसरी बात यह है कि ये अपने मकासद के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। तो वो ये जो इनकी गाड़ी थी ये चलने वाली नहीं थी, ना ये चल सकती है। अब एक मकसद के लिए जो ये तारीख है ना बंगी साहब, एक तारीख है ना लव एंड हेट रिलेशनशिप की। हमने इनके दरमियान फ्रेंडली ऑपोजिशन भी देखी है, हमने इनके दरमियान वो वक्त भी देखा है 2008 की हुकूमत में जब इन्होंने जरदारी साहब ने इनको वफाक में भी अपने साथ में ला लिया था, फिर बाद में ये अलग हो गए थे। फिर हमने गवर्नर राज लगाते हुए भी देखा, इसी पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के साथ हुआ। लेकिन बहरहाल मैं जरा गौस न्याजी साहब से बात करूंगी और मैं असद खरल साहब को भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम असद खरल साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब। गौस न्याजी साहब, कहीं ना कहीं ये रिग्रेट तो होगा, अफसोस तो होता होगा कि आपके साथ हुआ क्या। मतलब आप सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात, ऑपोजिशन लीडर आपको सेनेट में क्या मिला? मुल्तान से इस्लामाबाद आते गिलानी साहब जो वहां का इलेक्शन हार गए थे, आप पूरे के पूरे मिलके उनको वोट दे देते हैं और उनको सेनेटर बना देते हैं। सर जी, आपके हाथ क्या आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह से बहुत शुक्रिया आपका बात करने का मौका दिया। देखो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या जेयूआई हो, इन और बाकी जो कुल 10 पार्टी हैं, तो हर पार्टी का अपना
हेलो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही नियाजी साहब, दोबारा आपको करते हैं। असद खरल साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ, जरा आप मुझे समझा दीजिएगा कि ये जो पीडीएम है ये हुआ क्या आखिर, और अब आने वाले दिनों में क्या होगा। मतलब बड़ा स्मार्ट प्ले किया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन आगे फिर पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? आया कि एक वर्किंग रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट का बन सकता है आपकी नजर में आने वाले दिनों में, अगर पीडीएम से निकल जाती है तो? अच्छा, आपने मेरा ख्याल है सवाल की बजाय जवाब से भी अगली स्टेज पे आपने सही बात, बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। यानी आपने बात तो सही की है, क्या वो पीडीएम वाली मामला तो खत्म होगी ना? कहानी पक्का खत्म हो गया? अब मामला आगे नहीं, होता है एक कि सेकंड, क्या एक सेकंड, पीपल्स खरल साहब, पार्टी और पक्का हुकूमत खत्म जो है हो गया? उसका वर्किंग रिलेशन जो है, नहीं, मैंने जी, कहा जी। पक्का खत्म हो गया। पक्का खत्म हो गया। मैं आपको पंजाबी के अंदर एक मिसाल दे दूं और उसका उर्दू भी बता दूं। हाँ हाँ बताएं इरशाद। इसका जवाब जो है, जवाब है कि हम पंजाबी में जो लोग होते हैं ना, वहाँ पे गांव में, देहात में, क्योंकि पीटीवी बहुत ज़्यादा देहातों में 80% ज़्यादा तो देहात पे मुश्तमिल है। नंबर 1 रेटिंग तो इस की है, जाली रेटिंग कंपनियां तो वो पता लगी हैं चंद शहरों में मीटर, और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह, और स्टेट टेलीविजन है दुनिया में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है, पाकिस्तान में भी। तो अब मामला ये है कि पंजाबी के अंदर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं प्रोग्राम, पीटीवी देखते हैं। वहाँ पे चूंकि ऑप्शन नहीं, केबल नेटवर्क सिर्फ शहरों में है और मीटर भी चंद 4-5 शहरों में सर, लगे वो हुए मिसाल हैं। बता ये जो दें। फ्रॉड मीटर है, अब मामला रेटिंग जिस पे वो सारी बन रही है। मामला ये है कि जो पंजाबी में कहते हैं कि मरा नहीं अकड़ा हुआ, उर्दू में कह रहा हूँ सॉरी, पंजाबी में कहते हैं मोया नहीं आकड़े है, कि यानी बंदा मरा नहीं अकड़ गया है। ये पीडीएम की सूरत हाल ये है। और जरदारी साहब ने 2023 तक इस पीडीएम को अगर रहती है तो इसी तनख्वाह पे काम कराना है, ना इस्तीफे देंगे। ये बात एक एक करके लिखते जाए, रिकॉर्ड क्रिटिक सब पार्टियों देखती हैं और ये क्लिप रख लें। 2023 तक ना सिंध असम्बली से वो इस्तीफे देंगे, ना वो कौमी असम्बली से इस्तीफे देंगे, ना वो सेनेट से इस्तीफे देंगे। लॉन्ग मार्च जो है वो आपने उसका हाल देख लिया, डरना होगा तो मरना होगा, ठीक है। अब लड़ना होगा, ना लड़ना है नवाज शरीफ साहब ने आके, और ना को मरने के लिए तैयार है। गारंटी मांग रही है, किससे गारंटी कौन मांगता है? क्या गारंटी मुसलमान बीइंग मुस्लिम, जिंदगी और मौत की जो गारंटी है वो कौन दे सकता है? किसी के हाथ में है? हमारी एवरेज लाइफ तो बोनस पे चल रहे हैं, पटा है 60, 70, 80 साल, यही एवरेज लाइफ है ना। तो क्या आसिफ जरदारी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं कि जिनसे मरियम साहबा भीख मांग रही हैं, लोगों को बेवकूफ बना रही हैं? वो गारंटी किस तरह दे सकते हैं? क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है? क्या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है? क्या वो DGISI हैं? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो लिहाजा जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने पहले जो तकरीर में इमरान खान साहब को कहा था कि हम 5 साल तक, ये क्लिप भी रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, इसलिए उस पर वो अमल करेंगे। 5 साल तक हम आपके खिलाफ कोई गैर आईनी, कोई गैर जमहूरी, कोई गैर पार्लिमानी काम नहीं करेंगे। फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं इधर भी कि जूतियों में दाल बटेगी, पीडीएम का मकबरा बनेगा। ये तो फौत हो गई, तदफीन, ये जनाजा शनाजा इसका निकल गया। यहां तक नहीं, पीडीएम जो है आपस में इतनी ज्यादा दस्तों गिरेबान है, इतनी जूतियों में दाल बांट रही है कि हुकूमत तो चले ठीक है, हुकूमत इंजॉय ना करे, महंगाई, दूसरी चीजें, डिलीवरी के इशूज के ऊपर अलग है। पीडीएम की सोने मौत किस तरह वाकया हो रही है। महमूद अचकजई साहब कल बोल रहे हैं, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को हम पे डाउट है और इसलिए उन्होंने मोहरे इधर उधर लगा रही। मैं नहीं कह रहा, वो जो नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के और वो जो कहते थे कि अंदर आओ पार्लियामेंट के बाहर ना खड़े हो। फजलुर रहमान साहब, एक सेकंड वापस आती हूँ। अच्छा सुन ले, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, थोड़ा रुक जाए, सांस ले लें। सेनेटर गौस नियाजी साहब, जरा मुझे बताया, मेरा सवाल वही है कि कहीं ना कहीं आपको कोई अंदर रेग्रेट है कि यार हमने किया क्या? सबसे ज्यादा ऑपोजिशन में सीटें, ऑपोजिशन की लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी चल पड़ी पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनाने और उसके बाद चेयरमैन सेनेट बनाने। सर आपके हाथ क्या आया? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, कोई ऑडियो को इश्यू है? मैं ये आपसे सवाल कर रही हूँ कि दिल में कहीं अफसोस होता है कि हमने ये किया क्या? लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, पूरी की पार्टी पूरी चल पड़ी पीपल्स पार्टी के पीछे, गिलानी साहब को सेनेटर भी बना दिया और चले थे चेयरमैन भी बनाने, आपको क्या मिला?
देखिए जी, हाँ, मैं वही एक बात बताना चाहता हूँ। मकसद हमारा ये था कि मैंने जैसे पहले था कि हमारा वन पॉइंट एजेंडा था कि चूंकि ये हुकूमत 2.5 साल जो है कौम को डिलीवर करने में नाकाम रही है, तो हमको अपने नजरियात बनाकर एक एजेंडे पे इकट्ठे होकर के इस हुकूमत को उठाया जाए। क्योंकि हमारे नजरियात हैं और अपोजिशन की सियासत होती है, इशू टू इशू होती है, और हमारा नजरिए मुख्तलिफ है। जब हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे तो उसके बाद हम अपनी भी सियासत करेंगे। उसमें जो गिलानी साहब के मामले में ज़ाहिर है हमने इकट्ठे होकर हुकूमत को एक सेटबैक किया और हुकूमत इससे हिल गई और हमें कामयाबी हासिल हुई। और दूसरा जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई ना, और पीपल्स पार्टी ने कोई शिकवे की है, लेकिन हमने सारी यकीन दहानी कराई कि हमारे जो बंदे थे वो साथ में सब ने आपको वोट दिए हैं। अब इस मौके पे जरदारी साहब का इतिहास से कहना कि जी हमारे कोई अपना इस किस्म के कि आपके हमें जो समाज में नहीं दिया गया या इसको इस्लामाबाद के लिए डिजाइन नहीं देने चाहिए, उनका अपना व्यू है। लेकिन हम किसी एक दूसरे को कायल करते हैं, जब कायल नहीं होते तो हम मामले को प्रोलान कर देते हैं। अब इसमें चूंकि एक 47 साल के अलावा बाकी सारे 9 पार्टी इकट्ठी थी कि डिजाइन दिया जाए और उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाए, तो उसमें अभी तो जो तो हमने थोड़ा प्रोलान कर दिया है। इसलिए कर सके ना कि पीटीएम को टूट के जो बात है, बात नहीं। बाकी ज़ाहिर है हमें हर पार्टी को कुर्बानी देनी पड़ती है। हमने सर वैसे माजरत के साथ नून लीग हमेशा मिठाई थोड़ी जल्दी खा लेती है। सर आप लोग मिठाई जल्दी खा लेते हैं। नहीं, हमने जल्दी खा लेते हैं। हम तो देखो हमारे तो 85 के 85 वोट जो हैं वो सारे जो है वो पीपल्स पार्टी को दिए और पीपल्स पार्टी को भी शक नहीं किया। सेनेट भी हमारे सारे बंदों ने वोट दिया कि अपने साथ बंदे इस के उन्होंने वोट नहीं दिया। चले मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। कामरान बंगिश साहब, अब सूरत हाल ये है कि अब यहाँ तो एक तो झगड़ा ये है कि जी हमने इस्तीफे नहीं देने और इस्तीफों के बगैर हमने लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च हमने करना है, इस्तीफे नहीं देने। पीडीएम कहती है कि लॉन्ग मार्च इस्तीफों के बगैर बेकार है, कोई फायदा उसका होगा नहीं। अब एक और मामला है सेनेट चेयरमैन के बाद कि अपने ऑपोजिशन लीडर सेनेट में कौन बनाना है। इसमें भी जो है वो पीएमएलएन अब अपना ज़ाहिर है उसको कुछ तो हिस्सा चाहिए। पीएमएलएन अपना बनवाना चाहती है, पीपल्स पार्टी अपना बनवाना चाहती है। आपको लगता है कि ये 90 की दिहाई वाली सियासत दोबारा से शुरू हो जाएगी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान? देखिए, एक तो बड़ी नादिया जी आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सेनेट के हवाले से, जो कि अभी जो सेनेटर साहब हैं उन्होंने अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश की है, लेकिन ये एक बहरहाल एक अटल हकीकत है कि नून लीग ने जो है वो अपने वोट ज़ाया किए और इसमें अब कोई दूसरी राय है ही नहीं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है या पीपल्स पार्टी है उनके साथ धोखा हो गया। और ये जरदारी साहब ने मेरे ख्याल से एक दफ़ा कहा भी था कि ये पीठ में चूरा घूमते हैं। तो नून लीग की सियासत ही इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि अपने लीडर्स को बचाओ, अपने मफादात को बचाओ। बल्कि इन सब जमातों की, मैं पीपल्स पार्टी की भी फेवर नहीं करता, बट कल जो उन्होंने बड़ा एक सेंट फैसला किया, मैं ये कहूँगा कि सियासी तौर पर उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने बलूगत का मुजाहरा किया कि उनको पता है कि नून लीग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पीपल्स पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और उनको ये भी पता है जरदारी साहब को कि खान साहब जो है वो, अगर इन्होंने इस्तीफे दे दिए तो खान साहब ने दोबारा इलेक्शन की तरफ अगर गए इन जगहों पे जहाँ पे ये इस्तीफे देंगे तो खान साहब जीत जाएंगे और इनकी जो रही सही जो थोड़ा बहुत मैंडेट है वो भी इनका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत के साथ, इमरान खान के साथ हैं हमारे लोग। अब जो आपने जो डेप्टी चेयरमैन सेनेट की बात की, सॉरी अपोजिशन लीडर की बात की है सेनेट में, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्ट हो गए। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को इन्होंने सेनेट चेयरमैन बनाने की कोशिश की, तो नून लीग अपना हिस्सा मांगने के लिए, जेयूआई अपना हिस्सा मांगने के लिए, इनकी जो छोटी जमातें हैं वो लोग अपना हिस्सा मांगने के लिए, तो ये अब एक खिचड़ी पक चुकी है, खिचड़ी बन चुकी है इनसे। इनका आपस में इत्तेफाक सिर्फ एक बात के ऊपर है कि जब इनका एहतिसाब होता है तो ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि यही इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि जरदारी और इमरान भाई है और पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे थे वो तो ये आपस में मिले हुए हैं। बाद में हमें पता चला, बल्कि खान साहब तो पहले से कह रहे थे कि बंगिश साहब, लेकिन आपसे मुझे एक बात जाननी है, मुकमुका हुआ इनका। बंगिश साहब आपसे एक बात जाननी, आपने कहा ये इस्तीफे दे देते हैं
तो वजीर आजम दोबारा इलेक्शन करा देंगे, हम दोबारा से आ जाएंगे। बट हकीकत तो यह है कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें नौशेरा में मतलब आप अपने घर की सीट से हार गए, सिंध में आप कोई सीट नहीं ले सके, वजीराबाद में आप सीट हार गए, डस्का का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे है आपको कि आप दोबारा इलेक्शन कराएंगे और आप ही जीत जाएंगे? नादिया जी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर देता हूँ। जो डस्का की सीट थी वो कभी पीटीआई की थी नहीं, और उसमें आपने देखा कि जो 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 पार्टी क्लेम कर रही है वो 20 पोलिंग स्टेशंस पे कर रही है, फैसला आता है कि पूरा इलेक्शन दोबारा हो जाए। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। आपने नौशहरा की बात की, मैं आपसे नौशहरा की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे कुरम की बात करूंगा कि कुरम में हमने जो लैंडस्लाइड विक्ट्री ली, कुरम में जेयूआई की सीट हम जिस तरीके से जीते, पहला विनर पीटीआई का है, दूसरा जो आजाद है वो भी पीटीआई का बंदा था। तो नौशहरा में हमें सेटबैक हुआ, लेकिन आप ये ना भूलें कि डस्का में जो कुछ हुआ वो भी आपसे ढका छुपा नहीं है। बाकी भी अगर आप ओवरऑल भी देख लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन अच्छी है, और वो हम आपको इस बात, हेलो, मैंने कहा सिंध में भी आप नहीं जीते सर। देखिए, सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी काफ़ी स्पेस है, वहाँ पे हम कदम जमा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन सिंध में जो 2007 में 8 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पख्तूनख्वा में पोजीशन थी, हमारी जो अपनी थिंक टैंक है, हमारी अपनी एनालिसिस यह है कि 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईजीली सिंध में हुकूमत बना लेगी। हमारी जो अपनी असेसमेंट है वहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर उभरे हैं। अभी की सिचुएशन यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे सेटबैक कर सकती है और बहुत बड़ा कमबैक कर सकती है। ये मैं आपको जो हमारी अपनी एनालिसिस है NA 249 उसमें भी पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि आया वो सीट कौन लेती है। असद करल साहब, मैं आपसे बात शुरू में कर रही थी कि चलेगा पीपल्स पार्टी अभी उसने इतना सारा टाइम मांग दिया है, मेरे ख्याल 15-20 दिन है कम से कम, अगर 4 अप्रैल को वो मुशावरती इजलास करेगी। यहाँ पर पीडीएम ने कह दिया अगर आती है तो ठीक है, वरना हम अपना लाए अमल खुद बनाएंगे। बड़ी अच्छी इस वक्त स्पेस है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने 10 रुकनी कमेटी भी बना दी है अपोजिशन से राब्तों के लिए, जिसमें इलेक्टोरल फॉर्म भी है, नैब की तरमीम भी है। एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई की, ये बनानी चाहिए? नहीं बनेगी। उसकी एक वजह है, जो नैब के कवानीन है वहां पे इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं चूंकि इस केस के अंदर पार्टी हूं, फारूक नाइक साहब 17/16 100 मोटो केस अभी वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अल्ट्रा वारिज नैब का केस है जो अमेंडमेंट के हवाले से, उस केस में बाहर मैं पिटिशनर बाकी साहब को उन्होंने डिस्पंस कर दी थी, अभी उसकी डेट इन ऑफिस है। मामला ये है, दो तीन चीजें हैं नादिया, अगर मैं समझाने के लिए। एक तो ये है कि मैंने बताया कि जरदारी साहब जो है वो विन विन सिचुएशन में हैं। जो अभी मेरे मोहतरम पीटीआई के दोस्त बता रहे थे कि सिंध के अंदर हम हुकूमत बना लेंगे, जो रफ्तार 2-3 साल में चले हैं, अभी तक 1200 अरब के पैकेज के ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सिंध ने कहा हमारा इतने 100 अरब है, उनका हमारा इतने 100 अरब है, MQM वाले लड़ पड़ते। GD सिंध के अंदर ये बता दे कि अब 3 साल के अंदर कितने 100 अरब नहीं, कितने 100 करोड़ नहीं, कितने 100 रुपए लगाए इन्होंने। बातों से तो नहीं ना, तुकों से कहते पकौड़े तो नहीं निकलते। तो 3 साल में जो आपने कुछ नहीं किया, 2 साल में जो करेंगे तो फिर देखा जाएगा। अभी एनालिसिस तो क्या है, गवर्नमेंट को डिलीवर क्या कर पाए हैं। पीटीए की जो जितनी सीटें हैं वो सस्टेन इस हालात में तो नहीं कर सकेगी। बाकी रही बात, इमरान खान साहब जो है वो डट के खड़े हैं। इमरान खान साहब केपीके में और ज्यादा मेजोरिटी लेंगे और तीसरी दफा भी केपीके में हुकूमत बनाने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये मेरा एनालिसिस है। पीटीआई में जो मोहतरम ने बात नहीं की उस पर, उसके अंदर पीटीआई के लोग आपस में लड़ पड़े हैं, आपस में भिड़े हैं। वो पार्टी भी डिसिप्लिन की वजह शायद नहीं बोल रहे थे, इसलिए हारे हैं। पीटीआई ने पीटीआई को हराया है, अंदर की है। डस्का के इलेक्शन के अंदर ये दोबारा फिर हारेगी पीटीआई, उसकी वजह है क्योंकि पीटीआई इमरान खान साहब जिनको मैं जानता हूं और वो मुझे जानते हैं, पनामा केस में सारी चीज़ों में, ये किताब जो पेश हुई सुप्रीम कोर्ट में पनामा में, और जो सारा इसमें चीज़ें कोर कमेटी मीटिंग हर जगह पे नईम बुखारी साहब ने जाके ली और इमरान खान साहब ने कहा, जिसमें एक एक चीज़ है, मनी ट्रेल है। मामला ये है कि इमरान खान साहब इसलिए नहीं इनसे इकट्ठे हो सकते कि पीपल्स पार्टी ने साथ बैठने के लिए एक ही शर्त रखनी है कि नैब जो है उसको लूला लंगड़ा कर दिया जाए, ताकि जरदारी साहब के सब के केस खत्म हो जाए, नवाज शरीफ के केस खत्म हो जाएंगे। इस पे इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।
इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से बैठेंगे, वो बैठने के लिए तैयार होंगे। महंगाई के खात्मे के लिए बैठेंगे, इमरान खान बैठने के लिए तैयार होंगे। नैब का जो इनका जाती मसला है, नैब के केस को कमजोर करना और इस तरीके से कानून बनाना कि नवाज शरीफ जरदारी और सारे केस से बरी हो जाए और इस तरह का मामला किया जाए, मैं ये नहीं होगा। आपस में इन्होंने क्या किया, पंजाब के अंदर सुन ले सिनेरियो अगला जो मेरा एनालिसिस है, पंजाब के अंदर पीटीआई की सीटें अगर तो इन्होंने इसी तरह रखी रफ्तार, तो फिर तो मैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन नहीं पढ़ सकता हूं। मामला ये है कि पंजाब के अंदर भी अभी ठीक है, मनसूबे लॉन्ग टर्म है, रावी वाला मनसूबा है, जब ये हो जाएगा ना 50 साल बाद भी, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लोग मुझे कहें नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारी वकील चीजें अदालतों में पूरे आपने वीडियो लीक राना सनाउल्लाह की देखी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बंदर वाला कराची वाला मामला सिंध हुकूमत नहीं बनने देगी, ठीक है, वहां पे पैसा गया नहीं है। लेकिन छोटा से एक सवाल, एक बात, छोटी सी बात इजाजत से, कि अभी जो बात कर रहे थे भाई पीपल्स पार्टी के सेंटर साहब के हमने वोट दिए हैं, मुझे ये बताएं कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब के वोट किधर चले गए? डिप्टी चेयरमैन उनको एविडेंस है कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब को हराया गया, तो पता नहीं है। गौस न्याजी साहब, अच्छा उसके बाद खरल साहब एक सेकंड, गौस न्याजी साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है बात। अच्छा गौस न्याजी साहब ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में एक तो ये कि मौलाना साहब और गफूर हैदरी साहब ये भी पूछ रहे हैं कि जी मेरे 7 वोट कहाँ गए, उनको 7 वोट कम क्यों पड़े। दूसरे आपकी पार्टी में अब ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ना तजुर्बेकारी जो है वो आपकी पार्टी को ले डूबी, या पीपल्स पार्टी ने आपकी पार्टी के साथ हाथ कर दिया। सर आप लोग शहबाज शरीफ साहब की फहमो फरासत से फायदा क्यों नहीं उठाते, तजुर्बे से? जी हमारी पार्टी में जो भी फैसले होते हैं, कंसेंसस होते हैं, उसमें कोई डोमिनेट नहीं होता। शायद साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मरियम साहबा, हमजा शहबाज, सबकी राय होती है और जिससे कंसेंसस होता है, और हर पार्टी में यही होता है कि जिससे कंसेंसस होता है उसी पॉलिसी को बनाया जाता है। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे जी कि पीपल्स पार्टी और जो है इमरान खान इकट्ठे नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उससे चाहती है कि नैब को रूल लंगड़ा कर दिया जाए। मेरे ख्याल में नैब जो है वो सिर्फ तो नैब तो एहतसाब के इदारा नहीं रह गया, वो तो एक पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा बन गया है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एंडोर्स किया है। अगर ये एहतसाब के बारे में इतने मुखलिस होते तो KPK में जो इनका एहतसाब का कानून था उसको क्यों खत्म किया है, मतलब है उसको असम्बली से नल एंड वाइड करा दिया। अब उसमें कोई एहतसाब का सिस्टम नहीं है। देखो तो हम तो चाहते हैं नैब करे, एहतसाब करे, लेकिन एहतसाब ऐसा करे जो एहतसाब होता नजर आए। वो तो एहतसाब की बात है ना, वो तो फिर बात की बात होगी जब अगर जो गवर्नमेंट ने स्पीकर साहब ने जो 10 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी है, जब आप लोगों से रब्ता करेगी तो आप जरूर बता दीजिएगा। अभी तो मुझे बताएं कि चेयरमैन सेनेट के लिए आप लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी की कोशिश की जा रही है, वो नहीं बन सके। अब ऑपोजिशन लीडर सेनेट में आप अपना लाना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना लाना चाह रही है, किस तरह से मामला तय होंगे? देखिए जो मीटिंग होती है, आखिरी मीटिंग, इसमें यही तय हुआ था कि उसका इलेक्शन जो है वो चेयरमैन का जो है वो रजा गिलानी लड़ेंगे और जो डिप्टी चेयरमैन का वो है साहब, और जो पोजीशन लीडर होगा वो मुस्लिम लीग नून के पास आएगा। आप देखो ना, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि हमने आजम मजीद साहब का नाम पेश किया है तो उसको पीपल्स पार्टी को मानना चाहिए। और मैंने सुना है कि आप इतराज कर रहे हैं कि ये जो कि एक मर्डर केस, बेनजीर मर्डर केस में कि बोलते हैं उनके वकील हैं इसलिए इनको नहीं बनना चाहिए। मुझे ये बात तो बेतुकी नजर आती है। आप देख रहे हैं उन्होंने जब वोट चाहिए था यूसुफ रजा गिलानी के लिए तो वो वोट तो ले लिया, राना मकबूल साहब को भी वोट ले लिया, तो अब इसमें जो पोजिशन लीडर बनाने की बारी आई तो मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी को मानना चाहिए। और ये क्या ये बात पहले तय हुई थी? जी बिल्कुल, आखिरी मीटिंग में तय हुई थी। इसमें शायद काबाची थे, राजा परवेज अशरफ थे और ताहिर बजिंदर साहब थे, जमालदीन साहब थे। जब पार्टी का जो स्टेयरिंग कमेटी उसमें ये तय हो गया था कि ये पोजीशन लीडर जो है वो उससे होगा, मुस्लिम लीग नून से होगा, क्योंकि तीनों चीज तस्लीम हो गई ना। अब एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और पोजीशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस हमेशा हुकूमत होता है, वो तो ऑलरेडी उनसे ही होगा। तो जो पोजीशन लीडर के लिए हमारे पे कंसेंसस होता है कि इनको बनाया जाएगा जिसको यहाँ बनाए। अब आजम मजीद साहब मेरे ख्याल में एक अच्छे लायर भी हैं, उसके लिए क्या उनको प्रपोज भी हमारी पार्टी ने अभी ऑफिशियली तो मेरे में नहीं आया कि उन्होंने किया है कि नहीं, अच्छा। वो कैंडिडेट हैं।
तो अब उससे ये कहना कि जी आजम अजीज साहब क्योंकि उसमें वकील है तो हमें ये अच्छा नहीं लगता। भाई आपने वोट दे दिया यूसुफ गिलानी के लिए, आजम अजीज का चेयरमैन बन गए यूसुफ गिलानी, उससे कोई इतराज नहीं हुआ था। और फिर कह रहे राना मकबूल साहब है, उसको भी वो भी वोट नहीं देना चाहते थे। मियां साहब ने खुद रिक्वेस्ट की कि यूसुफ गिलानी का चलो खैर, अब ये तो क्योंकि तो इस वक्त जो अक्सरियती जमातें यानी लेवल पे पीडीएम जो के लेवल पे majority ये हल कर लिया जाएगा तो इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये गंडिया साहब का हल्का और जरदारी साहब सर लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इस वक्त सेनेट में पीपल्स पार्टी है, उसके पास 20 है, आपके पास 17 है, लेकिन बहरहाल दीगर जमातों के अगर आपके साथ हो जाएंगे। कामरान बंगश साहब, अगर पीपल्स पार्टी आपकी नजर में, अगर पीपल्स पार्टी इस पीडीएम से निकल जाती है तो ऑपोजिशन लीडर फिर भी पीपल्स पार्टी ही बनाएगी या ये सारी जमातें मिलकर भी बना सकती हैं सेनेट में? हाउ यू सी द सिचुएशन? देखें, अपोजिशन लीडर की अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो यहाँ पे अपोजिशन की जानिब से हमेशा एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है और अपोजिशन एक अपोजिशन लीडर का नाम दे देती है जिसको फिर हम अकॉर्डिंगली वो कर देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं। अब अगर सेनेट में ये मामलात होते हैं तो अपोजिशन लीडर के लिए भी या तो मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास हो, अगर ये आपस में कंसेंसस नहीं लेकर आते तो या तो जिस पार्टी की मेजॉरिटी है अपोजिशन में उनको अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या इनकी आपस में कोई कंसेंसस होगी या फिर वोटिंग की तरफ भी जाया जा सकता है। कानून को देखना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन लीडर के मामले में मुझे लगता है कि नून लीग को मुश्किलात होंगी, क्योंकि नून लीग ने जो आखिर में तुरप का पता दिखाया है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ऊपर, इन्होंने अपने वोट्स जो हैं वो चेयरमैन में ज़ाया कर दी और डिप्टी चेयरमैन में मुझे लगता है कि इन्होंने हमारे कैंडिडेट को वोट किया है। तो मुझे लग रहा है कि नून लीग को मुश्किलात होंगी अपोजिशन लीडर के ले आने में, और पीपल्स पार्टी शायद उसमें अपना रोल प्ले करे, जैसे उन्होंने कल अपना रोल प्ले किया है कि उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन से अपने आप को विड्रॉ कराया। कुछ और जमातें भी शायद बहुत जल्द ये जो अपोजिशन की एक बेजान सी तहरीक है उसमें से निकल जाएं। तो ये एक अटल हकीकत है कि पीडीएम, जैसे असद करल साहब ने बात की कि पीडीएम जो है वो अमली तौर पर अब ख़त्म हो चुकी है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब आगे आने वाली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारी जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमतें हैं, हमें जो सबसे बड़ी बात अब आगे आ रही है वो अपनी परफॉर्मेंस को प्रोपेगेट करना है। क्योंकि अभी तक तो पॉलिटिक्स के मामलात जो है वो चल रहे थे, अभी जो अगले 2.5 साल हैं उसमें काफ़ी डिलीवर हुआ है। नादिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी किया है, पंजाब ने भी किया है। असद करल साहब के साथ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने बहुत इंटरवीन किया, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि सूबे जो है वो खुद मुख्तार हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कदम जमा लिए हैं। वहाँ पे हमें वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से ज़्यादा जो सबसे बड़ा एडवांटेज देगी वो पीपल्स पार्टी की नाअहली देगी। पीपल्स पार्टी की करप्शन हमें वहाँ पे ये फ़ायदा देगी कि हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं, उनको हम सामने लेकर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो मामलात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में अल्हम्दुलिल्लाह, और अपोजिशन जमातों की जो स्ट्रेटजी है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उसका अल्टीमेटली फ़ायदा हमें मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूँ कि सिंध में पीपल्स पार्टी मुसलसल ये तीसरी दफ़ा है कि जब वो अपना हुकूमत कर रही है। जो करप्शन की कहानियां हैं वो 90 की दिहाई के साथ उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सिंध में जो अंदरूने सिंध है, स्पेशली कराची का तो हाल ही छोड़े ना कि जो कराची का हाल कर दिया, बावजूद इसके कि कराची से 14 सीट्स नेशनल असेंबली में आपको मिली हैं। सिंध में अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया है। उसके बावजूद उसको वोट मिलते हैं क्योंकि वहां पे कोई और उनके पास ऑप्शन नहीं है। उसके बावजूद, और इस इलेक्शन में यानी 2018 के इलेक्शन में 2013 से ज्यादा उनको वोट मिले, तो उनको इससे कोई गर्ज ही नहीं है कि वहां पर डिलीवर करते हैं नहीं करते, वहां पे परफॉर्म करते हैं नहीं करते। उसको खा गए, करप्शन में खा गए, उससे भी वहां के लोगों को कोई गर्ज नहीं है। सर आप कहते हैं पीटीआई ने वहां पे पैर जमा लिए, मुझे बताएं ना सिंध में क्या किया पीटीआई ने? नादिया, मैंने आपका क्वेश्चन आधा सुन लिया। मैं आपको अगर ओवरऑल वोट बैंक की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में वोट बैंक बड़ा है।
ओवरऑल ये डस्का इलेक्शंस में भी आप देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत स्ट्रांगली वो वहाँ पे कंटेस्ट किया है, वहाँ पे हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा लड़ा है और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि डस्का के इलेक्शन में हम दोबारा से सेटबैक करेंगे। हमने जो कुछ किया वो तो आपको हमारी सिंध के जो MPs MNAs हैं, जिनमें से कुछ मेरे साथ राब्ते में, उन्होंने बहुत कुछ काम किया वहाँ पे, ग्रास रूट पे काफ़ी डिलीवर किया हमारे SDGs के फंड्स में। ये जो कराची का पैकेज है वहाँ पे सूबाई हुकूमत की जानिब से मुश्किलात हैं, वरना तो कराची पैकेज के ऊपर वज़ीर आज़म ने खुद कमेंट किया था और उसके ऊपर अब हम काफ़ी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है कराची के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप जो कह रही हैं कि 2013 से 18 में ये स्टेटस को ब्रेक करने वाली बात थी, जी मैं आपको क्विकली करता हूँ, मेरे ख्याल से और पैनलिस्ट बात करना चाह रहे हैं। 2013 से 18 में शायद वोट्स इसलिए ज्यादा पड़े हैं कि वहां पे स्टेटस को ब्रेक करना था। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे स्टेटस को ब्रेक किया। मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूं कि वहां के लोगों को हम जरदारी और पीपल्स पार्टी माफिया से इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे। वहां पे जो करप्शन और लूट मार है वो तो आपने वीडियो में देख लिया, अली हैदर गिलानी साहब उनको ओपनली कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए का फंड है, उसमें 5 करोड़ रुपए तो आपका कमीशन बन जाएगा। ये सारी चीजें जो है अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, 21वीं सदी है, मीडिया के थ्रू लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। इंशाल्लाह वो जो स्टेटस को था उसको ब्रेक कर दिया गया 2018 में और इंशाल्लाह 2023 में आप देखेंगे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सिंपल मेजॉरिटी ली थी, 2018 में हमने 2/3 मेजॉरिटी ली क्योंकि लोगों को ट्रस्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, लेट्स सी खरल साहब, 249 NA 249 टेस्ट केस होगा ये जो क्लेम कर रहे हैं इस वक्त PTI के रहनुमा कामरान बंगल साहब? एक तो यह है कि माजरत के साथ जो स्टेटस को उन्होंने ब्रेक करने की बात की, उसकी एविडेंस ये है कि जो बात अली हैदर गिलानी की वीडियो की बात कर रहे हैं, इनके पास अगली बात मैं बता देता हूं कि वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कौन कौन से KDA MDA ये वो उनसे पैसा वो निकाला गया था। जो वहां पे इदारे हैं, जो माफिया अभी भी वहां पे राज कर रहा है। कराची के लोगों ने क्या जुल्म किया कि PTI के लोगों को अगर सीटें दे ही दी हैं, MNA MP इनके बना ही दिए हैं, 3 साल तक आप बता दें कितने अरब रुपया, कितने करोड़ रुपया, कितने 100 रुपया आपके साथ MQM थी, मेयर आपका था। अगर वफाक जो उसको सुबह नहीं दे रहा था इख्तियार, वो रो रहे थे, तो आपके लोग थे, स्टीयरिंग कमेटी बन जाती, गवर्नर वहां पे बैठा था, MNA MP आपके मौजूद थे, वुजरा वहां पे मौजूद थे। तो आप मेयर के साथ बहुत सारी चीजें जो है आप 3 साल में अरबों रुपए वहां लगा सकते थे। म्यूनिसिपल सर्विसेज में बहुत सारी वहां पे तक कोई काम नहीं। मैं आगे निकल जाती हूं, चाहे मर्जी मेयर को पैसे दे सकती है और मेयर के पूरे के इख्तियार आते हैं। वो इन्होंने क्या किया ये हम बाद में फिर बात करते हैं, ये फिर हम बाद में बात करते हैं। नियाजी साहब, सिंध में पीपल्स पार्टी ने क्या किया? चूहे खा गए गंदम, अरबों रुपए की 13 अरब रुपए रिकवर हुए। प्ली बारगेन पहली दफा सिंध ने 13 अरब रुपया प्ली बारगेन के जरिए जमा कराया नैब में। ये मैं को खबर नहीं, वो तमाम ऑफिसर्स अभी भी जॉब पे हैं, वो तमाम ऑफिसर्स अभी भी काम कर रहे हैं जिन्होंने प्ली बारगेन किया। जिस तरह बैंकें लूटे गए, लिस्ट दी है जी, बिल्कुल। जो समिट बैंक लूटा गया, जिस तरह अपनी बैंकों को डिफॉल्ट कराया गया। ठीक है, मुझे न्याजी साहब से बात करने दे जरा। सब्सिडियां दी गई अरबों रुपए के। PDM का मुस्तकबिल आप अपनी जुबान में फेक अकाउंट में सारे केस, एक भी गलत चीज है इसमें, एक ट्रांजैक्शन गलत है। कराएंगे तो मैं बोल दूंगा ना, साहब को भी ख्याल करना चाहिए कि सबने बोला है। गौस न्याजी साहब, मेरे ख्याल में इतना तो शायद हम तो भी नहीं बोल पाए। अच्छा गौस न्याजी साहब, PDM में फिलहाल पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा और वक्त भी अच्छा खासा है, मतलब आज क्या है, आज मेरे ख्याल 18 है, तो उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को जो हमने मुशावरती इजलास बुलाया उसमें हम फैसला करेंगे। इतने दिन में आप लोग क्या करेंगे? क्या आप माइनस पीपल्स पार्टी जो है वो अपना लाहेमल आप लोग तैयार करेंगे, और क्या पीपल्स की पार्टी के बगैर भी लॉन्ग मार्च का होना मुमकिनात में शामिल है? देखिए 26 साल को हमारा लॉन्ग मार्च होना था, तो वो तो मौलाना साहब ने मुलतवी ऐलान किया था कि मुलतवी किया जाता है कि जब तक वो जवाब नहीं देते इसको मुलतवी समझा जाए। लेकिन उन्होंने अपने कारकुनों को खत लिखा है कि तैयारियां खत्म ना करें, तैयारियां जारी रखें। तैयारी तो हमारा तो होमवर्क पहले से मुकम्मल है। अब देखें ना, मैं एक बात ये याद रखनी चाहिए कि पंजाब में अगर वोट बैंक है इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून का है या फिर उसके बाद JU है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है। और अगर मैं खुदा न खासा अगर पीपल्स पार्टी हमें छोड़ देती है या हमारे साथ जॉइन नहीं करती तो लॉन्ग मार्च से कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो चाहते हैं उनके किसी एक कंसेंसस डेवलप करके आगे चलें। हमारी आखिर तक कोशिश होगी कि कंसेंसस डेवलप हो जाए, कि रिजाइन तो राजी हो जाए।
अगर नहीं होते तो फिर हम करेंगे। और ज़ाहिर जो लॉन्ग मार्च का जो जोर होता है पंजाब से फिर इस्लामाबाद की तरफ होता है, इनसे तो कुछ चंद ही आते हैं, लेकिन चंद लोग आते हैं ना, जब कुछ लोग आते हैं या सैकड़ों में आएंगे, और यहाँ से तो हजारों लाखों में लोग जाएंगे लॉन्ग मार्च के लिए। तो उससे हमें कोई लॉन्ग मार्च के करने में कोई दिक्कत पेश नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि हम कंसेप्ट से डेवलप किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीडीएम एक जो हम इतना सफर तय किया है, तो हम किसी मुसाफिर को रास्ते में छोड़ना नहीं चाहते, उसको सबको साथ लेके मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे नहीं क्या इस तरह से एग्री के जरदारी साहब जमहूरी होते हुए हमें छोड़ जाएंगे या पीछे हटेंगे। अगर फिर भी अगर वो छोड़ते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। तो आज साहब मौलाना साहब ने भी कहा है कि बाकी 9 पार्टियां जो इकट्ठी चलेंगी और पंजाब में जो मैदान पड़ता है। सर वैसे ये वाली पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आती कि जो वो बीच की बचौली होती है ना, कि आपने इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है, आपने NA 249 में बंदा भी खड़ा कर दिया, आपने सेनेट भी कर लिए, ज़िमनी इंतखाबात भी जीत लिए, अब आप इस्तीफे देने की बात भी कर रहे हैं। आप इस्तीफे देंगे, हुकूमत बाय इलेक्शन उन सब पे इलेक्शन करा देगी, फिर क्या करेंगे? हुकूमत के लिए बस नहीं होगा। जब असेंबली से तो 160 लोग, अगर 161 लोग रिजाइन देंगे तो कैसे इलेक्शन करेगी? और फिर ये इलेक्शन का सारी रिजाइन नहीं, पीपी तो इस्तीफे नहीं देती ना सर, आप अपनी बात करें। अगर 161 बंदा रिजाइन दे दे तो क्या हुकूमत तो बाई इलेक्शन करा देगी? पीपल्स पार्टी नहीं देती ना, रिजाइन देना होता तो दे चुकी होती है, गवर्नमेंट थोड़ी अपने हाथ से छोड़ेगी। हम सड़कों में आके तरह शोर डालेंगे और उतने एहतजाज करेंगे कि हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये तो बात कहीं आसान है कि जब हम जी ये डिजाइन देंगे तो हम जो है वो नया इलेक्शन करा देंगे। अभी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, जो 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 MP या मेरे साहबान जो फौत हो चुके हैं उनकी सीटों पे हो रहे हैं, फिर तो हम इस निज़ाम को वो इसलिए हम हिस्सा ले रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये निज़ाम चलता रहे, कि जमहूरी निज़ाम जो है उसको चलने देना चाहिए और एक अच्छे तरीके से चलना चाहिए। ये निज़ाम भी चलने दें, इस निज़ाम से इस्तीफे भी दे दें, लॉन्ग मार्च भी कर दें, इसमें इलेक्शन भी लड़ रहे, सब कर लें। अच्छा कामरान बंगर साहब, निकाल दी कामरान बंगर साहब, हुकूमत को घर जाना चाहिए और नहीं ये बात तो अब बड़ी क्लियर है कि पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट नहीं छोड़ती, इस्तीफे नहीं देती। क्या पॉसिबल है कि PMLN बगैर पीपल्स पार्टी के इस्तीफे दे दे, JUIF इस्तीफे दे दे? और अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो फिर क्या आपकी हुकूमत चली आएगी, आपने दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाना है? देखिए नादिया, सेनेटर साहब के साथ मैं पहली दफ़ा शो पे बैठ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, शाइस्ता सी बातें करते हैं। बट मैं एक, या तो वो ऑब्वियसली या तो हकीकत छुपा रहे हैं या फिर उनको शायद ज़्यादा इल्म नहीं है। इनको शायद याद हो या ना हो, लेकिन हमें याद है, हमारी इतनी मेमोरी है, इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है कि इनके 2 MNAs के इस्तीफे पहुंच चुके थे स्पीकर कौमी असम्बली के पास, और एक MPA का इस्तीफ़ा पहुंच चुका था हमारे सूबाई असम्बली के स्पीकर के पास। और मरियम सफदर ने अलल ऐलान कहा इनको कि अपने इस्तीफे वापस ना लें। इनके MPAs दौड़े दौड़े भागे भागे पहुंच गए और इन्होंने अपने इस्तीफे वापस ले लिए, और बड़ी मिन्नतें समाजतें करके कि जी ये तो हमने दिए ही नहीं है। हालांकि इनकी पार्टी के इनर सर्कल्स में से वो सब कुछ हुआ था। बट मैं ये आपको बता दूं कि अगर तो नून लीग इस्तीफ़ों का ऑप्शन यूज़ करती है तो उसमें से 2 सिनेरियोज़ हैं जो मैं आपको थोड़ी सी मुस्तकबिल की, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये मेरा इतना राइट बनता है कि मैं आपको इतना बता दूँ, व्यूअर्स को भी। 2 सिनेरियोज़ बनते हैं। एक तो इनके आपस के MPAs और MNAs इस्तीफे नहीं देंगे, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोग इस्तीफे नहीं देंगे। एक पहली पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी यह है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि अगर ये इस्तीफे दे दें तो फिर इनकी पार्टी मजीद टूट फूट का शिकार होगी, इनके लोग जो है वो तितर बितर हो जाएंगे, और उसके जो बाय इलेक्शंस होंगे उसका फ़ायदा इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आ रही है वो पहली बात नज़र आ रही है कि इनके MPs MNAs इस्तीफे नहीं देंगे। उन्होंने हलकों में गए हैं, वो उन्होंने वोट लिया है 5 साल के लिए, उन्होंने मैंडेट लिया हुआ है और वो इलेक्टेबल्स हैं। इनको पता है कि वो नून लीग की वजह से वो नहीं जीते। अब सेनेटर साहब की जो बात है उसको अगर हम इस तनाजुर में ले लें जो इन्होंने बात की, तो फिर वो डस्का में क्यों कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं? और वो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जो इनकी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की और PDM की ना इत्तेफाकी और ना इत्तेहादी फ्रॉम द डे फर्स्ट वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर नहीं होती तो हमारी मूवमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर मूवमेंट पे असर नहीं पड़ता तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मौलाना साहब जो है या मरियम सफदर जो है वो क्यों इतना परेशान थे? कल ही ऐलान कर देते कि जी अगर पीपल्स पार्टी नहीं है तो हम जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के ऊपर। तो हम ये अपने सारी प्रोग्राम चीजें के जो है मुताबिक अपने चलेंगे। लिए इन्होंने फेस सेविंग भी करनी है। 2.5-3 साल जो है इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, तो अब ये थोड़ी बहुत अपने लिए फेस सेविंग करेंगे। बट एक अटल हकीकत जो है वो अब आगे ये है कि इनको अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमिडस्ट इतने क्राइसिस के, जो कोविड आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था बहुत ज़्यादा, फॉरेन बिल हमारा इतना ज़्यादा था, हमारे मईशत की नहीं थी, इन सारों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फ्लाइट ली। मुख्तसर सा अपना एनालिसिस दे दें कि पीडीएम शिकस्त खोरदा, पीडीएम के बाद क्या सियासी मंजरनामा बनता है, क्या हुकूमत मजबूत होती है और डिलीवर कर पाएगी बेहतर अंदाज में? पीडीएम को डिस्कस मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो खत्म हो चुकी है अमलन, और उसके ऊपर डिस्कस करना भी टाइम आया है। अगली बात जो है, मैं सिर्फ इनकी माइंडसेट बात है और जिससे पीडीएम की लड़ाई की वजह क्या बनी। मैं एक कोर्ट एक पैरा पढ़ता तो ये किताब सुप्रीम कोर्ट में जो पेश हुई पनामा केस में, एक पैरा इसका माइंडसेट मिथ क्या है, इसलिए कि जो ये लोग हैं, नवाज शरीफ साहब जिस तरह कहते हैं ना कि जब कोई सरमाएदार या इक़्तिदार पर बराजमान होता है तो वो फिर हर उसका उठने वाला कदम एक्शन जो है अपने जाती मफाद और कारोबार, मुल्क और आवाम के लिए नहीं होता। मैं छोटा सा कोट पढ़ूंगा, वेन एवर, ये उस किताब का, वेन एवर बिगिनिंग इज नॉट, ये बहुत सारी चीजें, फेयर एंडिंग कैन नेवर बी फ्रूटफुल, मोस्ट सर्टनली नॉट एट स्पेशली नवाज शरीफ केस, हिज पॉलिटिकल स्टार्ट वाज कंडक्ट ये चूंकि टीवी आपको पता है जरा तो लाइट भी कम है, इन सस्पिशन व्हेन यू बाय अ पॉलिटिकल ऑफिस एवरी एंडोवर और ऑफ योर्स thereafter is to compensate and justify your अगले प्रोग्राम के लिए रख दें बाकी। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रही थी कि हुकूमत मजीद मजबूत होगी, डिलीवर करेगी, उसको पीडीएम के खतरात अब लाहक नहीं होंगे, ना लॉन्ग मार्च के ना इस्तीफों के। बहरहाल जिस तरह से खान साहब ने कहा है कि अब हमारा वक्त है डिलीवर करने का और अब हम डिलीवर करेंगे, और हकीकत यही है कि अगर पीडीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी के बगैर तो वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक चलती। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के मूड में नहीं है, पीपल्स पार्टी सिंध नहीं छोड़ सकती और पंजाब में उसके कदम नहीं है। उसको पता है अगर वो सिंध छोड़ेगी आने वाले इलेक्शन में पंजाब में नून लीग तो कदम जमा सकती है, पीपल्स पार्टी के हाथ से सिंध भी निकल जाएगा। पीडीएम, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।